हेलो बच्चों। हम कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर 1। आज स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड के लिए। ये लेक्चर सीरीज जो है वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस को फॉलो करेगी और उसे टारगेट करेगी और इसके लिए आपको प्रिपेयर कराएगी। अमन इंदिरा क्लासेस के यूट्यूब चैनल को शेयर भी कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लगातार आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है, बच्चे इंदिरा सर कहते हैं। मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ इस पूरे लेक्चर सीरीज में। ऑर्गेनिक का काम हम आज शुरू कर रहे हैं और ये जो चैप्टर है हम इसको कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने का मतलब सिर्फ कोर्स कंप्लीट नहीं करेंगे, थरली पढ़ेंगे, कोना कोना पढ़ेंगे। एक भी ऐसा वर्ड नहीं होगा इस चैप्टर में जो आपके लिए इसके एग्जाम के लिए जरूरी है और वो छूट जाए। कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा डिटेल्ड वीडियो हम करेंगे और ऐसा लेक्चर करेंगे, आप पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा कि यार बहुत बढ़िया सीखा, बिना एफर्ट के चीजें आती जा रही हैं, आपको ऐसा लगेगा। दूसरी बात, आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए जो क्वेश्चंस आते हैं उसकी भी प्रैक्टिस हम इसमें करेंगे। फॉलो करते रहिए, फायदा होगा। ठीक है ना। कंप्लीट होगा, कम टाइम में होगा, एग्जॉस्टिव कोर्स होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद रखिएगा हमेशा कि ये केमिस्ट्री का वो पोर्शन है जो बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है। आप यूट्यूब पे शॉर्ट्स, रील्स एक्सेट्रा देखेंगे तो आपको ऐसा सुनने को मिलेगा कि ऑर्गेनिक तो एंड में याद ही करनी पड़ती है और बहुत सारा याद करने का कॉन्सेप्ट होता है। तो याद रखना बेटा, याद मैथ भी करनी होती है, याद फिजिक्स भी करनी होती है, याद केमिस्ट्री भी करनी होती है, याद इंग्लिश भी करनी होती है। क्योंकि कंटेंट याद नहीं होगा तो पेपर में लिखोगे क्या। तो याद तो सब करना है, लेकिन ये मत समझना कि अगर लर्निंग करनी है, मगअप करना है तो उसमें कॉन्सेप्ट गायब हो गया है। कॉन्सेप्ट कभी गायब नहीं हुआ, कॉन्सेप्ट तो हमेशा वहां पे है। इसलिए ऑर्गेनिक हाईली कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, कॉन्सेप्ट है। इस पूरे पोर्शन को आप देखेंगे तो जितना कॉन्सेप्चुअल तरीके से डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ, रीजनिंग के साथ पढ़ेंगे, आपको याद करने में भी आसानी होगी। तो हम लोग इसको कॉन्सेप्ट के साथ ही डील करते हैं, थोड़ी सी हिस्ट्री समझाते हैं, क्या है समझते हैं। क्योंकि चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप देख पा रहे हैं। इस ऑर्गेनिक शब्द का क्या मतलब है वो सबसे पहले निकाल लेते हैं। याद रखिएगा, इस पूरे ब्रांच को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम इस बात से दिया गया कि ऑर्गेनिक का जो सही मतलब है उसका मतलब है पर्टेनिंग लाइफ। अब इस पर्टेनिंग शब्द का आप क्या मतलब निकाल रहे हैं, डिक्शनरी में क्या लिखा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन इसका केमिस्ट्री में और साइंस में क्या मतलब है वो मैं बताता हूं। वो चीजें जो लाइफ जिनमें होती है, ध्यान रखें, ऐसा कह सकते हैं हम, जिन मटेरियल्स में लाइफ होती है, या ऐसा कह लें जो मटेरियल्स लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, लाइफ को सस्टेन करने के लिए जिन मटेरियल, जिन मॉलिक्यूल्स, जिन कंपाउंड्स की हमें जरूरत पड़ती है, जिन मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है, वो ऑर्गेनिक कहलाते हैं। यानी कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें लिविंग बीइंग से मिलेंगे। ठीक, ये पुरानी बात बता रहा हूं, दिस इज नॉट द न्यू डेफिनेशन, है ना। क्योंकि जैसे जैसे केमिस्ट्री आगे आई, समय बीता, साइंटिस्ट लोगों ने बहुत सारी थ्योरीज निकाली, तो ये डेफिनेशंस बदलती गई, पर नाम जहां से पड़ा उसे नहीं बदला गया, है ना। ऑर्गेनिक का ये मतलब था। तो कौन है जिनको हमारी लाइफ में, जिनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है और जिनके बिना हमारी लाइफ नहीं चल सकती। जैसे बेटा आप सब ने बायो में पढ़ा है, शुगर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लूकोज भैया जब तक सेल में नहीं जाएंगे, उनका ब्रेकडाउन नहीं होगा, हमारी सेल्स को एनर्जी नहीं मिलेगी। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से एनर्जी स्टोर करता है? शुगर का ब्रेकडाउन होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, वहीं से तो एनर्जी मिलेगी। अच्छा, स्टार्च, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए, है ना। जैसे ग्लूकोज भी लिख देता हूं इसीलिए। ठीक, जैसे यूरिया, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और यूरिया की तो हिस्ट्री है। ठीक है ना। जैसे एसिटिक एसिड, ना सिर्फ एसिटिक एसिड बल्कि इसी तरह के और कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे ऑक्सैलिक एसिड ले लो, टमाटर में मिलता है ना। ऑक्सैलिक एसिड, बहुत बढ़िया, ऑक्सैलिक एसिड लिया आपने। इसके अलावा मान लो आपने मलिक एसिड लिया, ये सेब में मिलता है, बहुत बढ़िया। बहुत सारे एसिड जितने ऑर्गेनिक एसिड है सब काम के हैं, बहुत बढ़िया है।
इसके अलावा आपको प्रोटीन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ये भी बढ़िया ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके आगे आपको विटामिन के बारे में पता होना चाहिए, ये भी साहब बायोमोलिक्यूल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अच्छा, इसके अलावा आपको न्यूक्लिक एसिड्स पता होने चाहिए। अच्छा, इन्हीं से प्रोटीन बन जाते हैं, बहुत बढ़िया बात। क्या ये सब बहुत ज़रूरी हैं? आप सबको पता है यार, इन सब का नाम आपने सुन रखा है, आपकी लाइफ के लिए बड़ा ज़रूरी है ये, है ना। सेल मेंटेन नहीं हो पाएगी इनके बिना। ठीक, बहुत बढ़िया। तो यानी कि वो जो लिविंग बींग से मिले हैं, लिविंग बींग के लिए ज़रूरी हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हैं, इस पुरानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन के हिसाब से दो क्लासिफिकेशंस में डिवाइड हो जाते हैं। पहला क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दूसरा है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आपको ठीक लगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो जो लिविंग बीइंग से मिल रहे हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो जो लिविंग बीइंग से नहीं मिल रहे हैं। दूसरी बात, क्योंकि लिविंग बीइंग से मिल रहे हैं, इसलिए इन्हें लैब में सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता। कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड। मेरी शब्दों पे बहुत ज्यादा मत जाना, अभी मैं सिर्फ इतिहास बता रहा हूं, है ना। धीमे धीमे इसकी रियलिटी पे आएंगे। कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन लैब और कैन बी सिंथेसाइज्ड इन लैब। सब ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये सच बात नहीं है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी लैब में बनाए जा सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी लैब में बनाए जा सकते हैं। ये जो कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड एंड कैन बी सिंथेसाइज्ड इन लैब है, ये बहुत पुरानी हिस्ट्री है। इस हिस्ट्री से ही हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। शुरुआती दौर में क्या हुआ, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, स्टार्च, है ना, और यूरिया, मेलोनिक एसिड, मेलिक एसिड और फलाना फलाना, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, साइंटिस्ट लोगों ने इन्हें सिंथेसाइज करने के बड़े अटेम्प्ट किए। अटेम्प्ट्स वर मेड टू सिंथेसाइज, सिंथेसाइज मतलब बनाना लैब में, देम आर्टिफिशियली। आर्टिफिशियली मतलब लैब में बनाना, नेचुरली ना बने, लैब में बनाना। और ऑल वर फेल्ड, सारे के सारे क्या हो गए बच्चों, फेल ऑब्जर्वेशंस आए। कोई साइंटिस्ट सालों साल मेहनत करता रहा, 1800s के आसपास की बातें बता रहा हूं मैं, है ना। सब फेल होते गए, सब फेल होते गए। तो बाद में साइंटिस्ट लोगों को लगा कि शायद इनको बनाया ही नहीं जा सकता। इसी वजह से हजारों हजारों एक्सपेरिमेंट्स फेल हुए और लैब में किसी तरह के प्रोसेस से इन्हें नहीं बनाया जा सका। इन फेल एक्सपेरिमेंट्स से साइंटिस्ट कम्युनिटी में एक कॉमन सा एक एक्सेप्टेंस आ गया कि हम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में सिंथेसाइज नहीं कर सकते, जो कि बाद में गलत प्रूव हो गया, अलग बात है। लेकिन इसी बात से कि हम लैब में इन्हें नहीं बना सकते से एक थ्योरी आ गई। कौन सी थ्योरी आ गई? उसे नाम दिया गया वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कह रही है, वो ध्यान से सुनो। वाइटल फोर्स थ्योरी तुमसे कह रही है कि कोई भी कंपाउंड बनता है एक्स और वाई एटम्स के बीच बॉन्ड बनने से बनता है। इससे ज्यादा एटम्स हो सकते हैं, मैं तो दो का एग्जांपल ले रहा हूं। इनके बीच में कोई एक बॉन्ड होगा, और बॉन्ड है वो तो अट्रैक्शन फोर्स है, ठीक है ना। अट्रैक्शन फोर्स जो दो एटम्स को साथ में रोक कर रखे, उसे हम लोग बॉन्ड कहते हैं। वाइटल फोर्स थ्योरी कहती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने के लिए ये जो बॉन्ड या अट्रैक्शन फोर्स है, ये कुछ मिस्टीरियस टाइप का है। मिस्टीरियस टाइप का मतलब जिस तरह के फोर्स के बारे में, जिस तरह के बॉन्ड के बारे में साइंटिस्ट कम्युनिटी में ह्यूमंस को बहुत जानकारी नहीं है, बहुत जानकारी नहीं है, बहुत कुछ पता नहीं है। सबने कहा ठीक है, ओके, नहीं पता है, पता चल जाएगा बाद में। लेकिन पता चल जाएगा बाद में को मना किया गया और कहा गया कि जो मिस्टीरियस फोर्स है, ये ओनली प्रेजेंट इन नेचर। ये फोर्स सिर्फ नेचर में प्रेजेंट है, और नेचर में अपने आप नेचुरल कंडीशंस में हो सकती है। कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय एनी एक्सटर्नल ह्यूमन मेड या मैन मेड
कंडीशंस, किसी भी कंडीशन से इस तरह की फोर्स लगाई नहीं जा सकती। अब यार जब मेरे पास इस तरह की फोर्स, इस तरह की मिस्टीरियस अट्रैक्शन फोर्स यानी बॉन्ड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनकर आ रहा है, और थ्योरी ये कह रही है, साइंटिस्ट कम्युनिटी में इस बात का एक्सेप्टेंस आ गया कि साहब यहां पर ये सिर्फ नेचर में एग्जिस्ट करती है और मैन मेड किसी तरह की कंडीशन में हम इस तरह की फोर्स को जनरेट नहीं कर सकते। और जब ये बॉन्ड ही जनरेट नहीं कर सकते, इसका अर्थ कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज नहीं कर सकते, सिर्फ नेचर में ये मिलेंगे और लैब में हम इन्हें नहीं बना सकते। ऐसा लोगों का मानना है, ऐसा लोगों का मानना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये सिर्फ लोगों का मानना था उस वक्त, कोई खराबी भी नहीं है अगर लोगों का मानना है, क्योंकि साइंटिस्ट लोगों ने इतने सारे एफर्ट्स डाले और सब किया, बट इवेंचुअली रिजल्ट नहीं आया तो लोगों ने ऐसा मान लिया, इसमें कोई खराबी नहीं। लेकिन सडनली कुछ हुआ। क्या हुआ, ध्यान से सुने। एक साइंटिस्ट थे, वो एक्सीडेंटली बना ले गए एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनका नाम था फ्रेडरिक वोलर। वोलर ये नाम है, फ्रेडरिक वोलर। 1828 में इनके पास एक कंपाउंड था, अमोनियम साइनेट, NH4CNO। इसका नाम है अमोनियम साइनेट, साइनाइड नहीं है, साइनेट है। इस कंपाउंड को इन्होंने हीट किया और कंपाउंड को हीट करते ही अमोनिया बन गया। अमोनिया का फॉर्मूला क्या है, NH2CONH2। सॉरी, अमोनिया नहीं, ये यूरिया बन गया। अमोनिया बोल दिया मैंने गलती से, सॉरी, ये यूरिया बन गया। अब भाई सिर्फ हीटिंग करने से ये बन के तैयार हो गया, और ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये कैसा कंपाउंड है बेटा, ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो फ्रेडरिक वोलर ने कहा, अबे अगर गलती से भी वाइटल फोर्स थ्योरी सही होती तो फिर ये हमने कैसे बॉन्ड बना लिए, और हमने कैसे एक कंपाउंड से दूसरा कंपाउंड बना दिया। तो इसका मतलब ये सब जो थ्योरी है ये सब गलत है, इस तरह की कोई थ्योरी नहीं होती, वाइटल फोर्स नहीं है, बस हमको तरीके नहीं पता है अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के। ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए जा सकते हैं। तो यूरिया वॉज द फर्स्ट कंपाउंड जो ऑर्गेनिक मैन मेड कंपाउंड है। ऐसा नहीं कि नेचर में नहीं पाया जा रहा है, इंसानों ने सबसे पहली बार जो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया वो यूरिया बनाया। यानी यहीं से ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि फर्स्ट कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट वाज मेड बाय या सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमंस वाज अमोनिया। नाम क्या था, फ्रेडरिक वोलर। वोलर के बाद फिर लाइन लग गई, कोल्बे साहब आ गए, है ना। इलेक्ट्रोलिसिस के बहुत सारे रिएक्शंस इन्होंने दिए, है ना। इन्होंने एसिटिक एसिड बना दिया, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है एसिटिक एसिड हमारे लिए। हम्म। इसके बाद बर्थोलेट आ गए, उन्होंने मेथेन बना दी, बर्थोलेट। इन्होंने मेथेन गैस का फॉर्मेशन कर दिया, और पता नहीं कौन कौन और आते गए, और ये हो गया कि भैया ऑर्गेनिक कंपाउंड तो बनाए जा सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक, बहुत बढ़िया। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड अब हम बना सकते हैं। जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं तो पता कर लेते हैं कि कौन कौन से सोर्सेस से ये मिलते थे। तो हम सबसे पहले सोर्सेस के बारे में जानते हैं। भैया लिविंग बीइंग से मिलेंगे तो प्लांट से मिल सकते हैं, ठीक, एल्गे से मिल सकते हैं, एनिमल्स से मिल सकते हैं, और एनिमल्स की कैटेगरी में सब, है ना, कीड़े वीड़े सब, इन सब से मिल सकता है। बहुत बढ़िया। इसके अलावा नॉन लिविंग में कोल से मिल सकता है, पेट्रोलियम से मिल सकता है। भाई मेथेन वेथेन क्या सब पेट्रोलियम से ही तो है। किसी प्रकार का फर्मेंटेशन कराया जाए, तो आपको याद होगा फर्मेंटेशन से बैक्टीरियाज यही सब तो बनाते थे, है ना। अल्कोहल बनाने का तरीका इसी से। वुड से मिल सकता है, लकड़ी से, था तो ये लिविंग ही, तो चारकोल एक्सेट्रा बन सकता है इससे। ओके। बाद में कुछ केमिकल मेथड्स भी हैं। केमिकल मेथड का मतलब कि अभी तक तो ये था ना कि नहीं बनाया जा सकता है, बट एक्चुअली हम लोग तो बना ही रहे हैं। तो रियल बात यह है कि बनाया जा सकता है वो केमिकल मेथड्स, यानी कि लैब में प्रिपेयर किया जा सकता है। बढ़िया बात। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नई परिभाषा क्या हुई, सबसे पहले ध्यान रखें। वो तो पुरानी थी कि लिविंग बीइंग से मिल रहा है, लिविंग बीइंग के लिए जरूरी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए एक परिभाषा उसके बाद दी गई। देखा गया कि जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें कार्बन कॉमन है, यानी कार्बन की प्रेजेंस जरूरी है। ऐसा कोई कंपाउंड नहीं है ऑर्गेनिक कि जिसमें कार्बन ही ना हो। कार्बन के बिना नहीं होगा, तो कार्बन के कंपाउंड्स। तो फिर हम लोग कहेंगे कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। क्या कहेंगे बेटा, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सबको अच्छा लगा देखकर, इसमें कोई खराबी नहीं थी।
फिर अचानक से एक बात आई कि सर CO2 इज द कंपाउंड ऑफ कार्बन, क्या ये ऑर्गेनिक है? नहीं। तो इसका मतलब कार्बन के कंपाउंड होने में भी, इस डेफिनेशन में भी प्रॉब्लम है, जिसको फर्दर हम लोग इसको सॉल्व भी करेंगे और कोई अच्छी बढ़िया डेफिनेशन निकाल लेंगे। लेकिन उससे पहले ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कुछ क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, कुछ डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे ऑर्गेनिक है, यहाँ पे इनऑर्गेनिक है। अगर हम लोग कार्बन की बात करें तो पक्का पक्का प्रेजेंट होगा, और यहां पर प्रेजेंस की कोई गारंटी नहीं है। कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है, नहीं है तो नहीं है। पानी में सॉल्युबिलिटी की बात करें तो याद होगा आपको कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पानी में जनरली सॉल्युबल नहीं होते। ये नहीं कह रहा हूं कि सॉल्युबल नहीं होते, जनरली सॉल्युबल नहीं होते, सारे के सारे नहीं होते, कुछ होते हैं। और यहां तो इनऑर्गेनिक भर भर के सॉल्युबल होते हैं। बढ़िया। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जनरली हाई होता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जनरली लो होता है। बढ़िया बात है। कंबस्ट होते हैं कि नहीं, कंबस्टेबिलिटी, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जम के कंबस्टेबल होते हैं और ये लेस कंबस्टेबल होते हैं, इतना नहीं जितना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आसानी से कंबस्ट होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आते हैं बॉन्डिंग पर। किस प्रकार की बॉन्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होती है? तो जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, और यहां पे कोवेलेंट भी होती है और आयोनिक भी होती है। ऐसा मत सोचना कि सिर्फ आयोनिक होती है। ओके। कंडक्टिविटी की चर्चा करें, कंडक्टिविटी की चर्चा करो तो ये बैड कंडक्टर्स पाए जाएंगे और ये गुड कंडक्टर्स पाए जाएंगे। बढ़िया, क्योंकि इसमें आयनिक कंपाउंड्स भी ना, या तो पोलर कोवेलेंट हो गए। आइसोमेरिज्म एक फिनोमेना है, वो समय के साथ हम देखेंगे। आइसोमेरिज्म खूब जम के पाई जाती है, प्रेजेंट होती है, और इनऑर्गेनिक में आइसोमेरिज्म नहीं होता। कलर और स्मेल, बात यह है कि यहां पर जनरली नहीं पाया जाता, जनरली नहीं, और यहां पर हर कंपाउंड का स्पेसिफिक कलर, स्पेसिफिक ओडोर होती है। ठीक। अच्छा, रिएक्शन रेट, कितना तेजी से रिएक्शन करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स स्लो रिएक्शन देते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स फास्ट रिएक्शन देते हैं। ये इनका क्लासिफिकेशन है, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस बता दिया। ठीक है। अच्छा, अब कारण क्या है कि जब हमने ऑर्गेनिक शब्द बोला तो इसमें एक परिभाषा समय के साथ निकल के आई कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन ये निकल कर आई। तो सबने बोला कंपाउंड्स ऑफ कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो यार अलग से ब्रांच क्यों बना दी? अलग से ब्रांच इसलिए बना दी क्योंकि कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स बनाता है, लाखों की संख्या में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स बनाता है, तो उसकी क्लासिफिकेशन कर दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अलग से पढ़ो कार्बन के कंपाउंड। तो भैया कार्बन में ऐसा क्या खास है कि वो इतने सारे कंपाउंड्स बना लेता है? तो कार्बन की दो प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी है टेट्रावैलेंसी और दूसरी चीज है कैटिनेशन। इन दो प्रॉपर्टीज की वजह से कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स बना लेता है। ये टेट्रावैलेंसी क्या चिड़िया है, समझो। टेट्रा शब्द का मतलब है चार। ठीक। वैलेंसी तो आप जानते ही हैं, तो इसकी वैलेंसी चार होने की वजह से ये चार इलेक्ट्रॉन डोनेशन को भी मना कर देता है और चार चार इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने को भी मना कर देता है कि भैया चार इलेक्ट्रॉन ना लेके ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, ना चार इलेक्ट्रॉन दे के ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। इतना ना एनायन बनाना है, ना इतना कैटायन बनाना है। इसलिए ये आदमी शेयरिंग करता है। क्या करता है? शेयरिंग करता है। और शेयरिंग करता है तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा शेयरिंग करके बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। और दुनिया जानती है कि भाई साहब अगर कार्बन ने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया और चार चार कोवेलेंट बॉन्ड बनाए तो अलग अलग प्रजाति के लोगों से जुड़ा जा सकता है। ऐसे कार्बन है अपना, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे जेड है, यहाँ पे मान लो डब्ल्यू है। तो आपको पता चल गया कि कार्बन के अगर एक्स वाई जेड और डब्ल्यू को सेम भी रखा जा सकता है, डिफरेंट भी रखा जा सकता है, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाए जा सकते हैं। तो इतने सही कॉम्बिनेशन से इतने सारे कंपाउंड्स बन गए। अब ये कैटिनेशन किस चिड़िया का नाम है, इसको भी देखो। इसको बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। क्या नाम देते हैं बेटा? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, अपने आप से जुड़ने की प्रॉपर्टी। यानी कार्बन 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 कार्बन, इस तरह से लॉन्ग चेन्स बना सकते हैं। तो हम लिखते हैं कैन फॉर्म लॉन्ग चेन्स, लंबी चेनें बनाई जा सकती हैं।
बढ़िया बात, लंबी चेन बनाई जा सकती है। और चेन भी ऐसी वैसी नहीं, ये तो तुमको स्ट्रेट चेन दिखाई दे रही है। इस प्रकार से कार्बन ब्रांच चेन भी बना सकता है और कार्बन ऐसे साइक्लिक रिंग्स भी बना सकता है। तो ये रही स्ट्रेट चेन, जिसको हम लोग नॉर्मल चेन बोलेंगे आगे चल के। ये रही ब्रांच चेन, इसकी ब्रांचिंग ज्यादा है, कहीं पे देखो ये चेन से कुछ बाहर लटका हुआ है, और इसको हम लोग बोलेंगे साइक्लिक रिंग्स। रिंग का मतलब गोल गोल नहीं, बस क्लोज हो गया, तो क्लोज चेन्स भी बना सकता है। और इसके बाद कार्बन की जो चार चार वैलेंसीज को सेटिस्फाई करने के लिए लोग आ रहे हैं, वो भी तो डिफरेंट हो सकते हैं। इतनी सारी पॉसिबिलिटी है, और इन सारी पॉसिबिलिटी के चलते ही हमारा कार्बन इतने सारे नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है, जिसके कारण से इसे अलग तरह से पढ़ना पड़ता है। अच्छा, बहुत बढ़िया, क्या बात है। अच्छा, दूसरी बात, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो कार्बन से कार्बन के बीच में जो बॉन्ड का टाइप है वो भी वेरी कर सकता है। ना सिर्फ कार्बन कार्बन के साथ बना सकता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ बना सकता है, कार्बन नाइट्रोजन के साथ बना सकता है मल्टीपल बॉन्ड्स। तो मल्टीपल बॉन्ड्स बना लेना, डिफरेंट एटम्स के साथ भी कनेक्ट कर लेना कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू, ये बताता है कि कार्बन कितनी एक्सटेंसिव वैरायटी की बॉन्डिंग्स शो कर सकता है। जितनी एक्सटेंसिव टाइप ऑफ बॉन्डिंग होगी, उतने ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनेंगे, जिसके कारण से ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या बहुत ज्यादा है। बढ़िया बात, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन इनमें से एक बड़ा खास ऑर्गेनिक कंपाउंड मैं आपको बताता हूं, दैट इज हाइड्रोकार्बन्स। और एक्चुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की असली गाथा यहां से चालू होती है। मतलब अगर तुम सही डेफिनेशंस पढ़ने जाओ ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो बिलीव मी, और हाइड्रोकार्बन के बिना इसको समझाया नहीं जा सकता। हाइड्रोकार्बन समझ में आता है, हाइड्रो शब्द बताता है हाइड्रोजन को, और कार्बन तो लॉजिकली कार्बन को बताएगा। तो अगर मैं कुछ लिखता हूं कि कोई कंपाउंड हाइड्रोकार्बन है, इसका मतलब उसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद हैं। तो यानी कि मैं कहूंगा कंपाउंड्स मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली। ओनली इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, दूसरा कोई एलिमेंट नहीं है। कार्बन एक से ज्यादा हो सकते हैं, हाइड्रोजन एक से ज्यादा हो सकते हैं, कार्बन 10-10 हो सकते हैं, 50-50 हो सकते हैं, हाइड्रोजन 100-100 हो सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता है, कोई दूसरा नहीं आना चाहिए। अच्छा, एग्जाम्पल बताओ तो इसके। तुम सब पढ़ के आए हो यार, तुम जानते हो कि मीथेन इसका एग्जाम्पल है, तुम जानते हो कि एथेन इसका एग्जाम्पल है, तुम जानते हो कि इस प्रकार से ब्यूटेन इसका एग्जाम्पल है, तुम जानते हो C2H2 एसिटिलीन गैस एग्जाम्पल है। याद है भैया, वो वेल्डिंग वाली गैस जिससे गैस वेल्डिंग हुआ करती थी, इसका तुम लोगों ने एग्जीबिशन में काम भी किया होगा, एसिटिलीन बनाई होगी, ठीक है ना, एसिटिलीन गैस C2H2, इस प्रकार की। ये सब हाइड्रोकार्बन्स है, बहुत बढ़िया। और तुमको बताता हूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो सही डेफिनेशन है वो क्या है, क्योंकि कार्बन के कंपाउंड से तो CO2 भी ऑर्गेनिक हो गया ना, वो तो होता नहीं है। तो कहा गया हाइड्रोकार्बन्स, ये रियल डेफिनेशन है, अब जो नई नई नहीं है ना, पुरानी नहीं। हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर ऑल डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन्स और हाइड्रोकार्बन से बनने वाले जितने तरीके के कंपाउंड्स हैं, वो सारे कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी शुरुआत कहां से हो रही है ऑर्गेनिक की, हाइड्रोकार्बन से। तो दुनिया में जितने तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वो या तो हाइड्रोकार्बन्स हैं, और या तो हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स हैं। डेरिवेटिव का मतलब होता है जो किसी से बनकर आए, हाइड्रोकार्बन से बनाया जा सके, तो कन्वर्ट हो होकर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने। समझे बात, ठीक है, बढ़िया बात है। अब हम इन हाइड्रोकार्बन्स की ही चर्चा करते हैं, इन्हीं की चर्चा बेसिकली हमारे में है। बढ़िया, तो हाइड्रोकार्बन्स को देखते हैं। हमारे लिए हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं वो मैंने आपको बता दिया। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन ही हाइड्रोकार्बन से रियलिटी में निकली है, तो हाइड्रोकार्बन तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही। तो इसके दो खानदान हैं। पहला एलिफैटिक, हालांकि एलिफैटिक नहीं बोलना चाहिए, है ना, एलिफैटिक तो फिर क्लोज में भी आ जाएगा। एक हो गया, चलो बोल देते हैं एलिफैटिक, और एक हो गया एरोमेटिक।
हम इस पूरे खेल में अपने चैप्टर्स में जो हमारा कोर्स है उसमें एरोमेटिक को नहीं पढ़ेंगे, नॉट इन सिलेबस। बस याद रखना कि बेंजीन वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सब एरोमेटिक, हालांकि इसकी बड़ी साइंस है लेकिन मैं बोलूंगा नहीं। एलिफैटिक भी दो प्रकार के हैं, एक है ओपन चेन और एक है क्लोज्ड चेन। कौन कौन से? ओपन चेन कंपाउंड्स और क्लोज चेन कंपाउंड बताया था अभी ऊपर, ओपन चेन और क्लोज चेन क्या है। ठीक, हम ज्यादा क्लोज चेन पर भी चर्चा नहीं करेंगे, नॉट इन सिलेबस। ठीक, हम ओपन चेन पे ही जाने वाले हैं। ओपन चेन के दो खानदान हैं। पहला खानदान है सैचुरेटेड, दूसरा खानदान है अनसैचुरेटेड। अब ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या है वो ध्यान से सुनो। सैचुरेटेड का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ओनली। अनसैचुरेटेड का मतलब एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आया तो हम कहने लग जाएंगे कि अनसैचुरेशन हुआ, और डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट ना हो तो हम कहेंगे सैचुरेशन है, सैचुरेटेड है। समझे मेरी बात? जवाब है हाँ। यानी कि अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड आ गए तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, और अगर कोई भी डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो वो सैचुरेटेड है। अच्छा, सैचुरेटेड का एक नाम दिया गया बेटा, क्या? ध्यान से सुनो। नाम था इसका एल्केन्स। क्या नाम था? एल्केन्स, अल्का एन्स। और इसमें दो खानदान हो गए, एक डबल बॉन्ड वाला, एक ट्रिपल बॉन्ड वाला। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले जो हैं वो कहलाए एल्कीन्स, इन हो गया इसमें। ठीक, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले कहलाए एल्काइंस। क्या कहलाए बेटा? ये एल्काइंस। वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बात है। अब हमारा जो कोर्स है वो सिर्फ इन्हीं तीन को डील करता है, दैट इज एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। बात समझ में आई है? बिल्कुल समझ में आई है। अच्छा है यार, ये तो बहुत सिंपल है, सिंपल है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। देखो भैया, क्लोज चेन ओपन चेन कैसे हो सकते हैं वो सब भी आपको पता ही है ना? तो हम लोग बढ़ते हैं आगे एल्केन की तरफ की। एल्केन क्या होते हैं, इनका नोमेनक्लेचर भी करना है, आइसोमेरिज्म भी पढ़नी है। एल्केन्स क्या होते हैं? एल्केन्स का मतलब हुआ कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। कौन से हाइड्रोकार्बन्स? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तुमने कहा ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ओनली। ये मत समझना कि सिर्फ दो ही कार्बन है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ओनली। ये बोलने से ज्यादा बेहतर है कि ऐसा कहो, नो डबल और ट्रिपल बॉन्ड। कोई डबल या कोई ट्रिपल बॉन्ड होना नहीं चाहिए, तब वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सिंगल बॉन्ड से हमें मतलब नहीं है, वी आर बोदर्ड अबाउट डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अगर डबल ट्रिपल अवेलेबल नहीं है तो वो सैचुरेटेड है, नाम है एल्केन। डबल ट्रिपल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड है, नाम हो जाएगा एल्कीन, या ट्रिपल बॉन्ड पे एल्काइन। बहुत बढ़िया। अब सोचो, कार्बन की वैलेंसी कितनी? कार्बन की वैलेंसी हुई 4, यानी कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? 4। और अगर सारे सिंगल बॉन्ड हैं सैचुरेटेड में तो फिर 4 बॉन्ड बनने चाहिए। देखो, कार्बन अगर एक कार्बन है तो फिर आएगा हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन। कार्बन को 4 बॉन्ड्स बनाने थे तो हमने 4 बना दिए। तो फॉर्मूला क्या बन गया बेटा? CH4। कार्बन की टेट्रावेलेंसी है, उसे 4 बॉन्ड्स बनाने ही बनाने हैं। और मैं बात कर रहा हूं हाइड्रोकार्बन की, तो दो ही प्रजाति हो सकती है, कार्बन एक हाइड्रोजन। मैंने तय किया कि मेरे एल्केन में एक ही कार्बन हो सकता है, एक कार्बन है, तो फिर बाकी 4 बॉन्ड जो कार्बन को बनाने हैं वो सिर्फ हाइड्रोजन से ही तो बन सकते हैं। तो मीथेन बन गया। अगर मेरे पास 2 कार्बन होते तो 2 कार्बन आपस में एक सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते। एल्केन ने मना किया है डबल और ट्रिपल बॉन्ड को, तो फिर ये रहा। अब इस कार्बन से पूछो तुम्हें कितने बॉन्ड बनाने हैं, तो इसे भी 4 बॉन्ड बनाने हैं। इस कार्बन से पूछो कितने बॉन्ड बनाने हैं, 4 बॉन्ड बनाने हैं। तो मेरे हिसाब से इसके पास 3 हाइड्रोजन होने चाहिए, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन होने चाहिए, क्योंकि आपस में तो एक बॉन्ड बना लिया था। तो बचे हुए 3 बॉन्ड किससे बनेंगे? हाइड्रोजन से। C2H6, इसका नाम इथेन रखेंगे। अगर 3 कार्बन मेरे पास होते तो तीनों कार्बन एक दूसरे से इस तरह जुड़े होते। अब इस कोने वाले कार्बन से पूछो, एक बॉन्ड बन चुका है, टोटल चाहिए 4, तो बचे कितने? 1 2 3, 3 बचे। इस कार्बन से पूछो, एक दो बना चुका है, टोटल कितने बनाने हैं? 4, तो 1 2 बचे। इस कार्बन से पूछो कितने बनाने हैं तुम्हें? 4, एक बन चुका है, 1 2 3। समझ में आया? तो जो बच रहा है वो हाइड्रोजन से बन रहा है। अब मैं आपको बनाकर दिखाता हूं।
आर यू ओके विद दिस? तो C3H8 इज द आंसर। बहुत बढ़िया। 4 कार्बन मेरे पास लाइन से हैं, 1 2 3। ठीक, फिर देखो ध्यान से, ये कार्बन है और हर कार्बन को कितने बॉन्ड बनाने हैं बेटा? 4। उसकी वैलेंसी ही 4 है तो 4 बॉन्ड बनाने। इस कार्बन का एक बॉन्ड बना है, दूसरा, तीसरा, चौथा बन गया। इस कार्बन के 2 बॉन्ड बने तो 1 2 4 हो गए। इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड बने तो 1 2 4 बॉन्ड हो गए। इस कार्बन का सिर्फ एक बना है, 1 2 3 4 बॉन्ड हो गए। तो जितने बॉन्ड बने हैं उनमें से बचे हुए बॉन्ड्स हाइड्रोजन से बनेंगे। आप बस ऐसा सोचिए। मेरी बात समझ में आई है? जवाब है हाँ, बिल्कुल आई है, इसमें क्या परेशानी है। ये कहलाया C4H10। इस प्रकार से बन गए एल्केन्स। क्या बन गए? एल्केन्स। बहुत बढ़िया, एल्केन बन गए। अच्छा लगा। अगर एल्केन बन गए तो कोई बच्चा कहेगा हम तो एल्कीन भी पढ़ना चाहते हैं, तो आओ भैया एल्कीन पढ़ लेते हैं। एल्कीन में ऐसा मत समझना कि एक ही डबल बॉन्ड होगा, कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो हम कहेंगे एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट। और एग्जाम्पल्स में सिर्फ वही लूंगा जिनमें एक ही डबल बॉन्ड होगा। इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ एक डबल बॉन्ड वाले एल्कीन्स होते हैं। डबल बॉन्ड एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। हम लोग एक वाला केस करेंगे। मान लो एक कार्बन अकेला है, हम ऐसा एग्जाम्पल लेना चाहते हैं और ये कह रहा है डबल बॉन्ड होना चाहिए। और डबल बॉन्ड किसके बीच होना चाहिए? कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो भैया अगर एक कार्बन है तो फिर डबल बॉन्ड कौन से कार्बन से बनाएगा? यू हैव टू टेक अनदर कार्बन। तो यानी कि 1 कार्बन एल्कीन इज नॉट पॉसिबल। एक कार्बन का एल्कीन तो साहब पॉसिबल ही नहीं है। सब लोग खुश हुए इस बात पे। यानी एल्केन की शुरुआत एक कार्बन से हो रही थी, लेकिन एल्कीन की शुरुआत एक कार्बन से नहीं है, 2 कार्बन से। अब कार्बन को देखो ध्यान से। इस कार्बन के 2 बॉन्ड बन चुके हैं और कार्बन को टोटल कितने बॉन्ड बनाने होते हैं? 4। तो बचे कितने? 2। इस कार्बन के कितने बॉन्ड बन चुके हैं? 2। कितने बनाने हैं? 4। तो बचे कितने? 2। इस तरह से हम बॉन्ड बनाएंगे और जो बॉन्ड बचे हैं वो सब किससे बनाएंगे? हाइड्रोजन से बनाएंगे। बढ़िया। ये मेरे पास कार्बन है 3। अब मैं यहां डबल बॉन्ड लगा दे रहा हूं क्योंकि मुझे एक चाहिए डबल बॉन्ड। ध्यान से देखो, इस कार्बन के 2 बॉन्ड बन चुके हैं, बचे कितने? 2। इस कार्बन से देखो 1 2 और 3 बॉन्ड बना चुका है, मतलब इसे सिर्फ एक चाहिए। इस कार्बन से देखो सिर्फ एक बनाया है, इसे तो 3 चाहिए। इस प्रकार से इसके पास 1 और इसके पास 3 बन गए। बढ़िया लगा। फिर आपके पास मान लीजिए 4 है, तो मैं यहां पर एक डबल बॉन्ड लेता हूं, बाकी सब जगह सिंगल लेता हूं। देखो ध्यान से, इस कार्बन के कितने बॉन्ड बने? 2। बनाने होते हैं 4 तो 2 बचे। इस कार्बन से पूछो 1 2 3, 3 बन गए, चौथा ये। इस कार्बन से पूछो 1 2, 2 बने, 4 बनाने हैं तो 2 बाकी हैं। इस कार्बन से पूछो 4 बनाने हैं, 1 2 3 4। समझे? जो बचे हैं वो हाइड्रोजन से बना देना है, जो बचे हैं वो हाइड्रोजन से बना देना है। बस ऐसा ही सोचना है आपको। ये बन गया, ये एल्कीन हो गया। इस प्रकार से आप सोचेंगे, है ना? वैलेंसी सेटिस्फाई करना आपको आना चाहिए। एल्काइंस की चर्चा करें। एल्काइंस कहता है कि मेरे पास एटलीस्ट 1 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होना चाहिए, कम से कम एक होना चाहिए, एक से ज्यादा भी हो सकता है। और मैं आपको एक से ज्यादा का एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, लेकिन होना चाहिए। और जैसा लॉजिक वहां लगाया था वैसा लॉजिक यहां भी लगा सकते हैं कि 1 कार्बन एल्काइन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहां पे तो ट्रिपल बॉन्ड चाहिए कार्बन कार्बन के बीच में। 2 कार्बन नहीं होंगे तो ट्रिपल बॉन्ड कहां लगाओगे बाबू? कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले तो हम शुरुआत करते हैं कार्बन कार्बन की। अगर इसमें ट्रिपल बॉन्ड लग गया, देखो कार्बन 1 2 3 बॉन्ड, 3 बन चुके हैं। कार्बन को टोटल कितने बनाने हैं? 4। तो बचा कितना? 1, 1 यहां लगा दो। इस कार्बन से पूछो 1 2 3 कितने टोटल बनाने हैं? 4। तो बचा कितना? 1, 1 यहां लगा दो। तो यू विल फील कि यहां पे एक हाइड्रोजन आएगा, यहां पे एक हाइड्रोजन आएगा। चमकी ये बात? जवाब है हाँ। तो बच्चों देखो और एक एग्जाम्पल है ना, इसमें क्या एग्जाम्पल्स और हो सकते हैं। देखो हम लोग 3 कार्बन ले लेते हैं और 3 में एक कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं। हम एक ही ट्रिपल बॉन्ड का केस देखेंगे। देखो इस कार्बन पे 3 बॉन्ड बन चुके हैं, टोटल कितने बनाने हैं हमें? 4। चौथा किससे बनेगा? हाइड्रोजन से। इस कार्बन को देखो 1 2 3 और 4 बॉन्ड हो गए, मतलब कोई हाइड्रोजन की जरूरत नहीं क्योंकि 4 ही बॉन्ड बनाने थे। इस कार्बन को देखो 1 तो 3 बचे,
एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा भी हाइड्रोजन। समझ में आया? तो चलो इसको फाइनलाइज कर लेते हैं। बीच वाले में कोई भी नहीं, इसमें 1 2 और 3। समझे? अब हमारे पास 4 कार्बन है, ऐसा ले लेते हैं। हम यहां पर एक ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं तो बाकी सब में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। ऐसा नहीं है बाकी सब में सिंगल बॉन्ड होगा, हम जानबूझ के एक केस ले रहे हैं। एक कार्बन 1 2 3, तो यहां पे कितना? एक हाइड्रोजन। इसमें 1 2 3 4 कोई भी नहीं, 1 2 यानी कि 2 हाइड्रोजन यहां और यहां। इसमें देखो एक बॉन्ड बना है, टोटल कितने बनाने हैं हमें? 4। इसको हिट करके रखना, तो 1 2 और 3। समझे बात? तो यहां रहा हाइड्रोजन, यहां रहे 2 हाइड्रोजन, यहां रहे 3 हाइड्रोजन। मेरी बात समझ में आई? बिल्कुल हाँ। लेकिन इसका एक एग्जाम्पल ये भी हो सकता था कि यही अपने 4 कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड कहां होता? बीच में। तो बाकी सब क्या होते? सिंगल बॉन्ड। अब देखो ध्यान से, इस कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट है, इस कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट है, तो इसमें तो कोई नहीं लगेगा। 1 2 3, 1 2 3। समझे मेरी बात? जवाब है हाँ। इसको बॉन्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉन्ड स्ट्रक्चर। बहुत बढ़िया, बॉन्ड से दिखा लिया हम लोगों ने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन को। बहुत बढ़िया बात। अब इस बॉन्ड स्ट्रक्चर को समझो। ये जो बॉन्ड स्ट्रक्चर है, इसके बाद इसका एक कंप्रेस्ड फॉर्म भी आता है। कैसा फॉर्म बेटा? कंप्रेस्ड फॉर्म। कंप्रेस्ड फॉर्म क्या है? या फिर इसी को हम लोग नाम देते हैं कंडेंस्ड फॉर्म। बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल बोर नहीं होंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। जितना नीचे से, जितना बेसिक से हो सकता है वहां से हम लोग इस काम को कर रहे हैं। देखो ध्यान से, जैसे मान लो मेरे पास 4 हाइड्रोजन लगे हैं और इन्हें हम लोग इस तरह बॉन्ड से दिखा रहे हैं। ये बॉन्ड स्ट्रक्चर है। अब मैं CH4 ऐसे लिख दूं तो ये चीज कंप्रेस्ड या कंडेंस्ड फॉर्म है। अच्छा, यानी इस प्रकार से अगर हम लोगों ने लिखा, ये एथेन का एग्जाम्पल है, ठीक? तो हम लिख सकते हैं, देखो पहले कार्बन पे एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन है, CH3 लिख सकते हैं। दूसरे पर CH3 है, तो हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। या फिर इसको लिखा जा सकता है CH3 CH3। अगर बॉन्ड ना भी दिखाया जाए, जैसे इस केस में नहीं दिखाया गया और इस केस में दिखाया गया, तो दोनों एक ही हैं, एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अलग नहीं है। बढ़िया बात। और बताइए, और देखिए बेटा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पे इस प्रकार से 2H आएंगे, यहां पे 1 आएगा, यहां पे 3 आएंगे। ये बातें हम लोग कर चुके हैं। अब इसका कंडेंस्ड लिखना हो तो कैसे लिखोगे? देखो, पहला व्यक्ति CH3 लेके बैठा है, दूसरा कार्बन CH लेके बैठा है और तीसरा वाला CH2 लेके बैठा है। तो कुछ और नहीं करना, सबसे पहले लिखना CH3, फिर लिखना CH, फिर लिखना CH2। पहले दूसरे के बीच में सिंगल बॉन्ड और बाद में डबल बॉन्ड। क्या कंडेंस्ड फॉर्म आई? बिल्कुल आई, आसान है। और एग्जांपल देखो इसके। मान लो कि मेरे पास इस तरह से कुछ बना हुआ है, ठीक? ये है, मान लो एक हाइड्रोजन को हम हटाना चाहते हैं। हट जा बेटा। ये रहा एक हाइड्रोजन, ये रहा एक कार्बन, ये रहा ट्रिपल बॉन्ड और ये रहा ऐसे 1 2 3 और ये 4। ये है, इसका बनाओ भाई। तो देखो ध्यान से, पहले कार्बन ने 3 हाइड्रोजन पकड़े, दूसरे ने 2, तीसरे ने 2, फिर चौथे ने 1, फिर 1, फिर इसने 1 भी नहीं और इसने 1। ये तो किया। तो पहले को क्या लिखेंगे हम लोग? CH3, फिर लिखेंगे CH2, फिर लिखेंगे CH2, फिर लिखेंगे CH, फिर लिखेंगे CH, फिर लिखेंगे C और फिर लिखेंगे CH। ठीक है? अब देखो, पहले में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड था, फिर देखो सिंगल बॉन्ड है, फिर देखो सिंगल बॉन्ड है, फिर देखो डबल बॉन्ड है, फिर देखो सिंगल बॉन्ड है, फिर देखो ट्रिपल बॉन्ड है। अरे वाह, ये बन गया क्या बेटे आपके लिए? कंडेंस्ड फॉर्म। क्या बन गया? कंडेंस्ड फॉर्म। बनाना आया? बिल्कुल आया। अब कंडेंस्ड का अगर तुमको मतलब बॉन्ड लाइन बनाना हो, मतलब बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाना हो, तो बन जाएगा। इसी से एक फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं स्केलेटन फॉर्म। स्केलेटन फॉर्म क्या कहता है? स्केलेटन फॉर्म कहता है जब हाइड्रोकार्बन है और कार्बन कार्बन के बॉन्ड को छोड़ने के बाद बाकी सब तो हाइड्रोजन से ही सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसी एग्जांपल को ले लो, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। यही तो है, ये कहलाया स्केलेटन फॉर्म।
अब ये स्केलेटन फॉर्म का क्या यूज है समझो। यार ये कह रहा है कि इस कार्बन का एक बॉन्ड बनायो तो बचा क्या, 3, तो अपने मन से CH3। इस कार्बन के 2 बॉन्ड बनायो तो बना CH2। इस कार्बन के 2 बॉन्ड बनायो तो बचा CH2। इस कार्बन के 1 2 3 बॉन्ड बने तो कितने हाइड्रोजन, 1। इस कार्बन के 1 2 3 बॉन्ड है तो कितने हाइड्रोजन, 1। इस कार्बन के 1 2 3 4 बॉन्ड है तो कोई हाइड्रोजन नहीं। इस कार्बन का 1 2 3 तो फिर कितने, 1। अरे वाह, इससे तो बन गए हम लोग, कहां पहुंच गए, इससे पहुंच गए हम लोग दोबारा से स्केलेटन से कंप्रेस्ड या कंडेंस्ड फॉर्म में। स्केलेटन कहता है सिर्फ कार्बन मार्क करो, हाइड्रोजन लिखो ही नहीं, अंडरस्टूड रखो, जितनी वैलेंसी बाकी है उतने हाइड्रोजन है। क्या बोला, जितनी वैलेंसी बाकी है उतने हाइड्रोजन होंगे। आप याद रखिएगा, मैं बहुत बेसिक से बोल रहा हूं, आप अगर इसको फॉलो करेंगे देखेंगे तो यकीन मानिए आपके बेसिक्स इतने स्ट्रांग रहेंगे कि आपको प्रॉब्लम होगी नहीं, बिल्कुल किसी कोने पर किसी एंड पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। बढ़िया। इसके बाद एक चीज आती है, इसको हम लोग नाम देते हैं बेटा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ये स्केलेटन फॉर्म से भी ज्यादा आलसी है। कहता है स्केलेटन कैसे बना रहे थे, देखो जैसे मान लो तुम्हारे पास एक स्ट्रक्चर है C, ये 1 2 3, इसमें तो 2 ही लगेंगे, 2 बॉन्ड बने थे, इसमें 1 बनाए तो 3 लगेंगे। ये अपना वो स्ट्रक्चर था, इसको बॉन्ड स्ट्रक्चर बोलते थे। अब इससे हम लोगों ने बनाया था कंडेंस्ड फॉर्म CH3 CH2 CH3। इससे हम लोगों ने बनाया था स्केलेटन ऐसे, और अंडरस्टूड था कि इसके 3 बॉन्ड बाकी हैं, 3 हाइड्रोजन, इसके 2 बॉन्ड बाकी हैं, 2 हाइड्रोजन, इसके 3 बॉन्ड बाकी हैं, 3 हाइड्रोजन। ये अंडरस्टूड था। बॉन्ड लाइन क्या कहता है कि ऐसे डॉट बनाओ, लाइन बनाओ, डॉट बनाओ। ये जो डॉट बनाए ये कार्बन है, और जो लाइन बनाई ये क्या है बेटा, बॉन्ड है। जो डॉट बनाया वो क्या है बेटा, कार्बन। लाइन बनाई वो क्या है, डॉट। बॉन्ड बनाया, डॉट बनाया क्या है, कार्बन। लाइन बनाई क्या है, बॉन्ड। अच्छा, तो देखो ये स्केलेटन फॉर्म कर रहा था कार्बन कार्बन मार्क करो, और ये कह रहा सी लिखने की भी जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ ऐसे बिंदु लगा दो और लाइनें बना दो, काम हो गया। यानी कि अगर मेरे पास इस प्रकार से CH3 CH2 C डबल बॉन्ड, यहां पे H और यहां पे CH2 है, और इसका अगर स्केलेटन फॉर्म बनाना है तो C डबल बॉन्ड C ऐसे आएगा, और बॉन्ड लाइन बनाना है तो ये कोने वाला कार्बन हो गया, ये वाला कार्बन हो गया, ये वाला कार्बन हो गया, और ये वाला कार्बन हो गया। अब कोने वाले 2 के बीच में डबल बॉन्ड था तो यहां डबल बॉन्ड बना दो। मैं क्या किया, यानी इक्विवेलेंटली मैं इसके लिए क्या बना रहा हूं, ऐसे 1 2 3, देखो 2 और 2 4 कार्बन है तो 4 बना ली, 1 2 3 4, और तीसरे और चौथे के बीच में हमारे पास डबल बॉन्ड है तो हमने यहां कर दिया डबल बॉन्ड। ये कहलाया बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अच्छा भाई, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के लिए अच्छी बात है, ये आपको आना चाहिए। जैसे मान लो कि मैं तुम्हें बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के नाम पर एक ऐसा स्ट्रक्चर दे रहा हूं, ये और ये, तो इसका क्या मतलब है, तो पहले इसका स्केलेटन पे रहो, यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन। अब स्केलेटन के बाद इसके कंडेंस्ड पर आओ, और कंडेंस्ड ही हमारे काम का है। इस कार्बन के 3 बॉन्ड बाकी हैं, CH3 लगाओ। इस कार्बन के 3 बॉन्ड बाकी हैं, CH3 लगाओ। इस कार्बन का भी एक ही बना है, 3 बाकी हैं, CH3 लगाओ। इस कार्बन के 3 बॉन्ड बन गए हैं तो बचा कितना है, 1, CH लगाओ। कंडेंस्ड आ गया कि नहीं आ गया। अब इसी को फैला फैला के सिंगल बॉन्ड लगा के कर लोगे तो वो बॉन्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। चलो कंडेंस्ड बनाते हैं, है ना, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये लो, ठीक, ये लो, ये लो, और इधर डबल बॉन्ड लगा लो, इधर डबल बॉन्ड लगा लो। चलो देखते हैं। हमने कहा कि जब आप कंडेंस्ड में आए तो ऐसे मत आए। देखो जहां जहां डॉट है, कोना है, वहां वहां कार्बन है, लाइनें बॉन्ड्स हैं। तो एक कार्बन, उसके बाद एक कार्बन, फिर ये एक कार्बन, फिर ये एक कार्बन, इधर एक कार्बन, डबल बॉन्ड, यहां एक कार्बन। क्या हम लोग कंडेंस्ड पर, स्केलेटन पर आ गए। स्केलेटन के बाद इस कार्बन को देखो, 3 बचे हैं, इसको देखो 2 बचे हैं, इसको देखो 1 बचा है, इसमें 3 बचे हैं, 1 2 3 हो चुके हैं तो उसके पास 1, 1 2 हो चुका है तो उसके पास 2। पल्ले पड़ा, जवाब है हाँ। आओ इसे देखो, कार्बन यहां से शुरू कर रहे हैं बेटा, है ना, यहां से शुरू करेंगे, इधर ऐसे ऐसे ऐसे, ये
एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन, नीचे आया एक कार्बन, इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन। अब क्या करें? फिर वही कहानी, ध्यान से देखना। इसका एक बॉन्ड बना है, तीन चाहिए। इसके दो बॉन्ड बने हैं, दो चाहिए। इसके तीन बॉन्ड बने हैं, एक चाहिए। इसका एक बॉन्ड बना है, तीन चाहिए। इसके तीन बॉन्ड बने हैं, एक चाहिए। इसका एक बॉन्ड बना है, तीन चाहिए। इसका एक बॉन्ड बना है, इसके तीन चाहिए। जितने चाहिए उतने हाइड्रोजन लगाइए, जितने चाहिए उतने हाइड्रोजन लगाइए, जितने चाहिए उतने हाइड्रोजन लगाइए, जितने चाहिए उतने हाइड्रोजन लगाइए। क्या बात। आइए इधर आइए, यहां से बेटा काम चालू कर रहे हैं। ठीक, कार्बन ऊपर, ऐसे जैसा डिजाइन दे रहा है वैसे डिजाइन के बारे में विचार करें। जहां जहां कोना वहां वहां कार्बन, जहां जहां लाइनें वहां वहां बॉन्ड, जहां जहां कोना वहां वहां कार्बन, जहां जहां लाइनें वहां वहां बॉन्ड। अब आइए देखो ध्यान से, एक बॉन्ड बनाया इस कार्बन ने, तीन जरूरत है। दो बॉन्ड बनाया इसने, दो की जरूरत। दो बॉन्ड बनाया, दो की जरूरत। इस कार्बन ने एक, दो, तीन, चार, कोई जरूरत नहीं। इस कार्बन ने एक बनाया, तीन की जरूरत। इस कार्बन ने तीन बनाया, एक की जरूरत। एक, दो, तीन, चार, जीरो की जरूरत। इस कार्बन को दो की जरूरत, इस कार्बन को तीन की जरूरत। तो पहले तो देख लो कि जरूरत कितनी है, उस हिसाब से मार्किंग कर लो। CH3, CH2, CH2, इसको जरूरत ही नहीं है। CH3, यहाँ पे तो सिर्फ CH आएगा, इसको भी जरूरत नहीं है। CH2 आएगा और यहाँ पे आएगा CH3। बात पल्ले पड़ी? जवाब है हाँ। ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है, और ये इतने तरह के नोटेशंस हम लोग यूज करेंगे, कंडेंस्ड भी और सब कुछ भी। आर यू ओके विद दिस? जी हाँ बिल्कुल ओके हैं यार, क्यों परेशान हो? तो मान लो कि मैं तुम्हें एक स्ट्रक्चर ऐसा बना के दूं और कहूं बताओ बेटा इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा। देखो, कार्बन, 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 इस तरह से दो दो बॉन्ड बन गए, दो दो हाइड्रोजन बाकी, दो दो बॉन्ड बन गए, दो दो हाइड्रोजन बाकी। मान लो मेरे पास ये है, कैसे बन सकता है? कार्बन, 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 CH2, 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 CH2। आर यू ओके विद दिस? यस सर बिल्कुल। तो ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है, और बॉन्ड लाइन नोटेशन का थोड़ा बहुत यूज है। क्या ये आसान है? जी हाँ, EG है, बिल्कुल आसान। और ये बिल्कुल बेसिक आपको सीखना चाहिए। एक्चुअली होता ये है कि ऑर्गेनिक में नोमेनक्लेचर से कहानी शुरू होती है। हम लोग सोचते हैं नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे और मजा आ जाएगा, सब सीख लेंगे। भैया ये सब नोटेशन नहीं सीखोगे तो कुछ नहीं आएगा, भूल जाना। तो नोटेशन नहीं सीखोगे कुछ नहीं आएगा। तो नोटेशन है जरूरी, नोटेशन जरूरी है। आप ये नहीं सीखेंगे तो नोटेशन नहीं आएगा, आप कभी कंपाउंड पढ़ ही नहीं पाएंगे, खुद से लिख ही नहीं पाएंगे, एग्जाम्पल बना नहीं पाएंगे, है ना। आइसोमेरिज्म तो आप खुद नहीं बना पाएंगे, स्ट्रक्चर ना आता तो। ये बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। खैर, हमने स्ट्रक्चर्स एक्सेट्रा सब कर लिए। अब शुरुआत हम लोग करते हैं नोमेनक्लेचर से, या चलो एल्केन, एल्केन, एल्काइन का एक छोटा सा पार्ट और पढ़ लेते हैं। व्हाट इज एल्केन? एल्केन्स का मतलब होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, कंबस्ट होते हैं, अच्छे फ्यूल्स होते हैं, गुड फ्यूल्स, लेकिन ये रिएक्टिव नहीं होते हैं, है ना। लीस्ट रिएक्टिव स्पीशीज। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितने स्पीशीज मिलेंगे उनमें सबसे कम रिएक्टिव स्पीशीज में से एक है एल्केन्स। इसलिए इन्हें नाम दिया जाता है पैराफिन। पैरा का मतलब कम, एफिन एफिनिटी से लिया गया है। एफिनिटी का मतलब है रिएक्शन करने की इच्छाएं। इनकी रिएक्शन करने की इच्छाएं या रिएक्शन करने की क्षमताएं कम होती हैं, इसलिए इनका नाम है पैराफिन। इनका जनरल फॉर्मूला क्या है? पहचानने के लिए मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाया गया है। जनरल फॉर्मूला ओपन चेन कंपाउंड का होता है CnH2n+2। यानी जितने हाइड्रोजन होंगे उनके डबल से दो ज्यादा जितने कार्बन होंगे उसके डबल से दो ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। जैसे n की वैल्यू को 1 रखो, n की वैल्यू को 2 रखो, n की वैल्यू को 3 रखो, n की वैल्यू को 4 रखो, n की वैल्यू को 5 रखो, n की वैल्यू को 6, n की वैल्यू को 7 रखो। तमाशा करो, n की वैल्यू 1 यानी C1, तो H डबल से दो ज्यादा 4, C को 2 रखो तो डबल से दो ज्यादा यानी 6, n की वैल्यू को 3 रखो यानी 8, n की वैल्यू को 4 रखो यानी 10, इसको देखो 5 यानी डबल से दो ज्यादा 12, n की वैल्यू अगर 6 हो गई तो C6 H14, C7 H16, इस तरह से डबल से दो ज्यादा ये। अच्छा, अगर हमें एल्केन्स के बारे में ये जानकारी है तो हमें एल्कीन्स के बारे में भी ऐसी ही जानकारी होनी चाहिए। अच्छा देखो क्या है, अगर हमने कहा कि एल्कीन्स पे बातें हो रही हैं, चलो एल्कीन्स की चर्चा कर लेते हैं। एल्कीन्स क्या कहते हैं? एल्कीन्स
एटलीस्ट 1 कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। अभी हम लोगों ने ये बात पढ़ी थी, रिपीट कर रहे हैं इसलिए कि थोड़ा सा टाइम लेके ये चीजें आपको थोड़ी दिमाग में सेटल कर दी जाए, है ना, ये आपके लिए यूज टू हो जाए, वरना बच्चे तेजी से पढ़ने के चक्कर में बेसिक्स भी भूलते हैं, तो भूलना नहीं। अच्छा, हम वो एग्जांपल्स ही करेंगे जिनमें एक ही डबल बॉन्ड हो, और फॉर्मूला भी वही पढ़ेंगे जिसमें एक ही डबल बॉन्ड हो। खास बात, ये रिएक्टिव स्पीशीज है, खूब जम के रिएक्ट करते हैं। तीसरी बात, एल्केन की जैसे नहीं, इनका जो नाम है वो ओलेफिन है। ओलेफिन का मतलब ऑयल मेकिंग सब्सटेंसेस। ये ऐसे हैं जो ऑयल लाइक बहुत ग्रीजी टाइप के कंपाउंड्स या रिएक्शन करके कंपाउंड्स बनाते हैं, या ये भी बहुत ग्रीजी होते हैं, जितने लिक्विड्स होते हैं दे आर वेरी ग्रीजी। सॉलिड्स भी ऐसे ही होते हैं, वैक्सी सॉलिड्स होते हैं, इसलिए ओलेफिन्स बोलते हैं। दूसरी बात, अगर इसका हम लोग जनरल फॉर्मूला देखें, कौन सा फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, तो जनरल फॉर्मूला इसका है CnH2n, वो +2 नहीं आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना नहीं है। CnH2n यानी जितने कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन। दूसरी बात, n की वैल्यू 2 से शुरू होगी, 1 से शुरू नहीं होगी। इसी लेक्चर में स्टार्टिंग में ही बताया था, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड चाहिए, तो भैया कम से कम 2 तो लोगे ना, तभी तो डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में आएगा, वरना आएगा कहां से। बात तो सही है। कार्बन 2 लिए तो डबल करके हाइड्रोजन 4, कार्बन 3 लिए तो डबल करके हाइड्रोजन 6, कार्बन 4 लिए तो डबल करके हाइड्रोजन 8, 5 लिए तो 10, 6 लिए तो 12, 7 लिए तो 14, 8 लिए तो 16, ये है। अरे वाह, ये है एल्कीन्स। चर्चा किसकी होगी, एल्काइंस की होगी। तो चलो भैया एल्काइन की चर्चा कर लेते हैं। अगर एल्काइंस आ गया, तो एल्काइंस का सच कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, है ना, लेकिन एक बात है कि एट लीस्ट 1 कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट। ये तो रहेगा ही रहेगा, इसके बिना तो बात बनेगी नहीं। दूसरी खास बात, ये भाई साहब भी रिएक्टिव होते हैं, ठीक, ऑक्सीडाइज भी होते हैं, रिड्यूस भी होते हैं, बढ़िया तरीके से, ठीक है। तीसरी बात, इसका कोई वैसे नाम नहीं है, लेकिन जनरल फॉर्मूला है। और एक ट्रिपल बॉन्ड वाला जो एल्काइन होता है और क्लोज रिंग ना हो, तो उसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2, यानी जितने कार्बन उसके डबल से 2 कम हाइड्रोजन। हर बार देखो 2-2 की कमी आ रही है, एल्केन्स में 2 ज्यादा थे, एल्कीन में डबल थे, एल्काइन में डबल से 2 कम है, ठीक है। और फिर वही बात, n की वैल्यू 2 से चालू होगी, 1 से चालू नहीं होगी। n की वैल्यू 4, n की वैल्यू 5, n की वैल्यू 6, n की वैल्यू 7। तो मान लो कि C2 है, तो डबल कितना हुआ, C2 का डबल 4 और 2 घटा दो तो 2। C3 डबल कितना हुआ, 6, 2 कम कर दो 4। C4 डबल कितना हुआ, 8, 2 कम कर दो 6। C5 डबल कितना हुआ, 10, 2 कम कर दो 8। C6 डबल कितना हुआ, 12, 2 कम कर दो 10। C7 डबल कितना हुआ, 14, 2 कम कर दो 12। इस प्रकार से आप देखेंगे कि हमारे पास एल्काइंस की भरमार आ गई। यहीं से एक कॉन्सेप्ट जागृत होता है जिसका नाम है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज जो है वो एक ऐसी सीरीज है जो सेम केमिकल प्रॉपर्टी रखने वाले, सेम फंक्शनल ग्रुप को अपने अंदर समेटने वाले कंपाउंड्स की एक सीरीज है, ठीक। यानी कि ये एक ऐसी सीरीज है, ऐसा ग्रुप है, ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर जनरल फॉर्मूला, जिनका जनरल फॉर्मूला सेम हो। यानी कि उनके अंदर पाए जाने वाले जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, फंक्शनल ग्रुप का मतलब जो रिएक्टिंग ग्रुप्स हैं, वो कैसे होने चाहिए, सेम। कहने का अर्थ है कि खानदान सेम होना चाहिए। एल्कोहल है तो एल्कोहल, फिनॉल है तो सारे फिनॉल, एल्केन है तो सारे एल्केन, एल्काइन है तो सारे एल्काइन, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि खानदान होना चाहिए सेम। तो लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं, खानदान सेम होना चाहिए। क्या लिखा बेटा, खानदान सेम होना चाहिए, बहुत बढ़िया। जैसे मैं एल्केन की होमोलोगस सीरीज बनाता हूं, और खास बात क्या है होमोलोगस सीरीज में,
कि ये सब असेंडिंग ऑर्डर में रखे गए हैं। कैसे रखे गए हैं? असेंडिंग ऑर्डर में। किसके असेंडिंग ऑर्डर में? मॉलिक्यूलर मास के असेंडिंग ऑर्डर में। एक कार्बन पहले, दूसरा बाद में, तीसरा बाद में। जैसे CH4, जैसे C2H6, जैसे C3H8। इसका ऑर्डर नहीं बिगाड़ना है, आगे पीछे नहीं करना है, असेंडिंग ऑर्डर में भाई साहब रखना है इसको, बदतमीजी कोई नहीं। C5H12, इस तरह से, एंड सो ऑन आगे चलता रहेगा। देखो इन दोनों के बीच में एक C और 2 H का अंतर है। इन दोनों के बीच में एक C और 2 H का अंतर है। कैसे पता? अबे देखो, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन है, एक C, यहाँ 6 हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 बचे हैं। ये तो खुद से कर सकते हो। यहाँ भी देखोगे CH2 का अंतर है, यहाँ भी देखोगे CH2 का अंतर है। यानी अगर मैं कहूं फर्स्ट होमोलोग पे खड़े हो तुम, होमोलोग मतलब ये जो कंपाउंड है इसको होमोलोग बोल रहे हैं। फर्स्ट होमोलोग से कहां जाना है बेटा? सेकंड होमोलोग पे। और सेकंड से कहां जाना है बेटा? थर्ड होमोलोग पे। तो अगर तुम ये करना चाहते हो तो कुछ और ना करो, बस पहले वाले में एक कार्बन 2 हाइड्रोजन ऐड करो, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन ऐड करो, और अगले वाले में पहुंचते जाओ। तो यू कैन रीच अप टू नेक्स्ट होमोलोग बाय एडिंग CH2। ये भी पूछा जाता है साहब एग्जाम में, तो टीचर ये भी पूछ लेता है कि दो कंसेक्यूटिव होमोलोग्स के बीच में क्या डिफरेंस है। अच्छा, अगर ये डिफरेंस तुम्हें पता है कि एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का है, तो एक कार्बन का मास है 12 और 2 हाइड्रोजन का मास है 2, तो मिला के कितना हुआ बेटा? 14। तो यानी कि फर्स्ट होमोलोग से सेकंड होमोलोग जाने में कितना मास ऐड किया गया? मास 14 ऐड किया गया। सेकंड से थर्ड जाने में कितना मास ऐड किया गया? 14 ऐड किया गया। थर्ड से फोर्थ जाने में कितना मास ऐड किया गया? 14। 4 से 5 जाने में कितना मास ऐड किया? 14। यानी एक होमोलोग से दूसरे होमोलोग जाने में हर बार 14 मास नंबर का एडिशन हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये दो बातें जो मैंने लिखी, इनसे सवाल बोर्ड्स में आया हुआ, आपके स्कूल में भी आएगा। ये जो आज हम लोगों ने अभी चर्चा करी, ये चर्चा है बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक की। बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो 10th क्लास में है, उसका बिल्कुल लल्लू सा बेसिक है ये बहुत डिटेल्ड नहीं है। ये मत समझना बहुत डिटेल पढ़ा दिया, लेकिन उतना डिटेल्ड है जितना तुम्हें जरूरी है। ये उतना डिटेल्ड है जितना तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए जरूरी, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी। एक भी चीज नहीं छूटेगी, है ना? 0 से हीरो तक, यहां तक का सफर आप तय कर सकते हैं अगर हमारी लेक्चर सीरीज को फॉलो करें। इन डिटेल हम लोग काम कर रहे हैं। अगले लेक्चर में हम लोग काम करेंगे नोमेनक्लेचर का। किसका? नोमेनक्लेचर का, यानी नामकरण संस्कार करेंगे कि IUPAC वाला जो है, इन भाई साहब ने, इस संस्था ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम रखने की क्या प्रक्रिया निकाल रखी है, उसको सीखेंगे एक लेक्चर, और फिर आइसोमेरिज्म, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर को यहाँ खत्म करते हैं। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें फॉलो करते रहिए। इन डिटेल लेक्चर्स के लिए कंप्लीट कोर्स कराएंगे, बहुत डिटेल में कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले लेक्चर का वेट करिए। इस लेक्चर को रिपीटेडली देखिए, मतलब एक बार देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, दोबारा फिर देख लीजिए, ताकि आपको ये सब कुछ अच्छी तरह समझ में आ जाए। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू।